हमारे चाहने से चीज़ें नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि ट्रेडर्स को उसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए। ये मेजर्स का ट्रेडर्स के ऊपर, रिटेल ट्रेडर्स के ऊपर कैसे इम्पैक्ट आएगा? ये भी एक रास्ता है लोगों को, स्पेशली छोटे ट्रेडर्स को, छोटे इन्वेस्टर्स को इससे दूर रखने का। ये वॉलेटिलिटी के चलते ट्रेडर्स को क्या ध्यान में रखना चाहिए? एक सीरियसली बोलूँ ना तो आज वर्ल्ड के ट्रेडर्स हमको ऐसे देखते हैं कि ये एक प्लेस है जहाँ मैं कंफर्टेबली काम कर सकता हूँ। देखो, एक चीज़ बहुत क्लियर है, मैं पहले से बोलता हूँ, अभी भी बोलता हूँ, मेरे हाथ में क्या है। सेबी ने इंडियन स्टॉक मार्केट में, स्पेसिफिकली डेरिवेटिव्स मार्केट में हाइपर ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑब्जर्व करी है। नाउ ये हाइपर ट्रेडिंग एक्टिविटी को प्रूव करने के लिए देयर आर सर्टेन स्टैटिस्टिक्स जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सेबी के मुताबिक 1,13,00,000 ट्रेडर्स ऐसे हैं जिन्होंने मार्केट में टोटल 1.81 लाख करोड़ का कंबाइंड लॉस किया है फॉर द ईयर 22 to 24। एवरेज लॉस पर ट्रेडर वॉज 2 लाख रुपीज़ और जिन्होंने प्रॉफिट किया है उनका एवरेज प्रॉफिट था 3 लाख रुपीज़। इंटरेस्टिंग। साथ में only 7.2% of individual F&O traders made a profit over last 3 years. In year 2023-24, 91.5% of option traders lost the money against 60% in futures. ये statistics जो हाइपर ट्रेडिंग एक्टिविटी डेरिवेटिव सेगमेंट में प्रूव कर रहे हैं, इनको कर्ब करने के लिए सेबी ने काफ़ी सारे मेजर्स लिए हैं जो आने वाले मंथ्स में इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। ये मेजर्स का ट्रेडर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा और ओवरऑल मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा वो समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मेजर्स का इम्पैक्ट समझाने के लिए आज हमारे साथ है जैनम ब्रोकिंग लिमिटेड के एमडी मिस्टर मिलन परिक सर, जिनका डेरिवेटिव मार्केट में बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग है और काफ़ी सारे डेरिवेटिव ट्रेडर्स उनको एज अ मेंटर मानते हैं। सो इन एंड ऑल 4 या 5 ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इनिशिएटिव है कि जो लॉट साइज़ है इंडेक्सेस में, वो लॉट साइज़ पहले 5 से 10 लाख के बीच में था, जो अभी 15 से 20 लाख के बीच में करी गई है। ये मेजर से क्या इम्पैक्ट ट्रेडर्स पे आएगा और एक ट्रेडर को इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए सर? देखो, लॉट साइज बढ़ाने का जो सेबी का आइडिया था वो यही था कि भाई लोग जो भी छोटे इन्वेस्टर्स है वो इसमें कम से कम काम करें और ट्राई करें कि भाई लोग जो एकदम छोटे लोग जो काम कर रहे हैं वो इसमें ना करें, क्योंकि वो कंटिन्यूस लॉस कर रहे हैं। तो ये जो स्टेप उन्हीं के लिए लिया गया है और इसका इम्पैक्ट श्योर आएगा। जो लोग प्रोफेशनली ट्रेड कर रहे हैं उनको भी, क्योंकि बहुत सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ऐसी थी कि भाई 1 लॉट से स्टार्ट करते या 15 शेयर से करते, फिर 2 लॉट करते, फिर 3 लॉट करते और बंदे रुक जाते। तो अभी क्योंकि अभी लॉट साइज़ बढ़ने वाला है तो वहाँ पे वो चेंज आएगा, क्योंकि वो 3 लॉट से फिर 4 लॉट, 5 लॉट, 6 लॉट नहीं कर पाएंगे बहुत से लोग। तो ऐसी बहुत सी छोटी मोटी चेंजेस आएगी, या कई बार डेल्टा न्यूट्रल करने के लिए उनको जो 1 लॉट से ही काम कर सकते थे वो अभी वहाँ पे 15 की जगह उसको 45 या 50 शेयर से करना पड़ेगा। तो ये चेंज आएगा। पर देखो, एक चीज़ बहुत क्लियर है कि अपने हाथ में क्या है, ऐसे ही काम करना है, कोई भी चीज़ हो। तो हमको लगता है कि ये भी एक ऐसा, ये स्टॉक्स में नहीं है, खाली इंडेक्स में है। तो ये एक काउंटिंग ज़रूरी है, पर आपको वो रिकैलकुलेट करना पड़ेगा कि हम ये कैसे काम करें। स्ट्रैटेजी रिफाइन करनी पड़ेगी। हाँ, स्ट्रैटेजी वो रिफाइन करनी पड़ेगी। ओके। और आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा कैसे काम करें। हमारे दिमाग में ये भी था कि शायद सेबी या एक्सचेंज ये करे कि मिनिमम मार्जिन की साइज़ बढ़ा दे कि भाई 5 लाख रुपया मार्जिन लग ही जाएगा, कि कोई भी आप ट्रेड करो मिनिमम 5 लाख मार्जिन लगेगा और लॉट साइज सेम ही रहेगा, पर 5 लाख मार्जिन लग जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो भी रिटेल लोग हैं जो 1 लाख, 2 लाख या 50,000 रुपया कमाते हैं और 10,000 रुपया लॉस करते हैं, वो कम्युनिटी यहाँ से निकल जाएगी। तो ऐसा हमारे दिमाग में था कि शायद ये भी एक रास्ता है लोगों को, स्पेशली छोटे ट्रेडर्स को, छोटे इन्वेस्टर्स को इससे दूर रखने का। पर सेबी ने ये डिसीजन लिया है। तो ओके, हाँ, सो जो डिसीजन लिया है वो
एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा Yeah. और हर एक ट्रेडर्स को अपनी स्ट्रैटेजीज को ये मेजर्स के हिसाब से रिफाइन करना पड़ेगा। साथ साथ में सर एक एक्सपायरी डे पे हमने एक अच्छा ट्रेंड देखा था कि कैलेंडर स्प्रेड में लोग बहुत काम करते थे। अभी एक्सपायरी डे पे कैलेंडर स्प्रेड में काम करने का एक फायदा था कि उसमें मार्जिन बेनिफिट मिलता है, तो वो मार्जिन बेनिफिट भी अभी आई थिंक रिमूव हो रहा है। तो उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है और उसका पॉजिटिव साइड क्या है? इसमें क्या है कि देखो, पहले कम्युनिटी क्या करती थी, या ट्रेडर्स क्या करते थे कि एक लॉट समझो मंथली का लिया और एवरी वीक का सेम लॉट सेम स्ट्राइक प्राइस का बेचते हैं, और अगर मंथ में 4 वीक मिला तो 4 बार बेचते हैं, 5 वीक मिला तो 5 बार बेचते हैं। तो ऐसा हो सकता था कि 100 रुपये का एक कॉल बाय किया है और 30 रुपये का वीकली प्राइस में जा रहा है, तो अगर उसने 4 बार बेचा तो उसको 120 रुपया मिलेगा और 100 रुपया उसको पे करना पड़ेगा, तो उसको खर्चा वर्चा निकाल के 12-15 रुपया मिलता था। और तो इसमें कंपेरेटिवली रिस्क इतना था नहीं, क्योंकि जब माल लेते थे तभी इमीडिएट बेचते थे, तो वो इतना बड़ा चैलेंज नहीं था। पर अभी क्या होगा कि जो बंदे ने वीकली कॉल बेचा है उसका एक्सपायरी के दिन से मार्जिन बढ़ जाएगा, क्योंकि हेज बेनिफिट एक्सपायरी के दिन निकल जाएगा। तो ये एक चैलेंज आएगी कि भाई उनको या तो अगले दिन काटना पड़ेगा या मार्जिन का पैसा लाना पड़ेगा, नया लाना पड़ेगा। तो ये एक चैलेंज था। सामने एक एडवांटेज ये भी है कि मान लो किसी ने वीकली बाय किया है और मंथली बेचा है, तो ऐसा होता था पहले कि थर्सडे जो वीकली बाय किया था वो तो थर्सडे कट जाता था, और जो उसने मंथली बेचा था वो थर्सडे रात को खुला हो जाता था, तो फ्राइडे मॉर्निंग उसका मार्जिन बढ़ जाता था, तो उसमें पेनल्टी आने के चांसेस थे। तो ये होने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पर सामने जो बंदे, क्योंकि ज़्यादा काम ये होता है कि लोग मंथली बाय करके वीकली बेचते हैं, तो यहाँ पे चैलेंज आएगा। पर फ्रेंकली बताए तो सेम टाइम अपने हाथ में कुछ नहीं है, उसका जो भी उसका बेस्ट एडवांटेज है आप ले सकते हैं, या थोड़ा फंड एक्स्ट्रा रख के आप काम कर सकते हैं। ओके, साथ में सर एक और मेजर है जिसमें मैंने देखा हुआ है ऑफ लेट फिन निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी जितने भी इंडेक्स हैं वो वीक में एक दिन सबकी एक्सपायरी हो चुकी थी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। अब ऐसा मेजर लिया गया है कि वीक में एक ही एक्सपायरी रहनी चाहिए, निफ्टी एंड सेंसेक्स। तो ऐसे कोई ट्रेडर्स हैं जो आपके ध्यान में कि जो फिन निफ्टी ही करते थे और उनको अभी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी? ऐसे बहुत से ट्रेडर हैं जो बैंक निफ्टी ही करते थे वीकली, और उसको अभी क्योंकि बैंक निफ्टी फिन निफ्टी भी बंद होने वाला है, तो उसको या तो निफ्टी या सेंसेक्स में या SX40 में जाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे ये एक चैलेंज श्योर आएगा, क्योंकि 5 साल से 7 साल से लोग इसी में काम करते थे, तो अभी पूरा स्क्रीन रीडिंग समझना पड़ेगा नया, तो यहाँ जाना पड़ेगा। देखो इसमें क्या है, बैंक निफ्टी की जो बेसिक चैलेंज एक ये भी है कि बहुत लिमिटेड स्टॉक्स की इंडेक्स बना हुआ है, तो ये भी एक इश्यू है कि जो कल कोई मैनिपुलेट करना चाहता है तो उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, या बहुत स्मार्टली कर सकते हैं। और हमने ये एक्सपीरियंस भी किया है कि लास्ट 6 मंथ्स में बहुत बार अपने यहाँ ये मैनिपुलेशन हुआ भी है। प्रॉब्लम अभी एक ही है कि बिकॉज ऑफ अगर वॉल्यूम यहाँ से नीचे आता है तो जो बंदे मैनिपुलेट करते हैं उसको और वो अच्छे से कर पाएंगे या बड़ा कर पाएंगे, तो ये भी एक चैलेंज है। एक चीज़ बहुत अपने यहाँ बहुत बड़ा एडवांटेज एटलीस्ट अब तक तो है, वो ये है कि मैं अभी 2 महीना पहले की बात करूँ तो CME में एक इवेंट हुई थी, मतलब वर्ल्ड में कहीं इवेंट हुई थी, और CME में बहुत वॉलेटिलिटी थी, 5300 का उसका इंडेक्स था और बहुत ही वॉलेटिलिटी थी। और उस दिन 4800 का पुट में 10 का बायर और 80 का सेलर था, 4500 का पुट में 8 का बायर और 65 का सेलर था। और प्रॉब्लम ये था कि ये प्राइस पूरा दिन रहा था, नॉट फॉर 1 मिनट 5 मिनट, पर पूरा दिन यही प्राइस रहा। और CME में एक बड़ी चैलेंज क्या है जो इंडिया में नहीं है, कि CME में मार्जिन वैसे डेरिवेटिव्स में 5% होता है इंडेक्स में, पर जैसे वॉलेटिलिटी आ जाती है वो मार्जिन 15% कर देते हैं। ओके। अपने यहाँ क्या है कि निफ्टी का मार्जिन 11% है, छोटे मोटे तूफान में वो 11 का 12 भी नहीं करते।
तो ट्रेडर्स को एक एडवांटेज क्या है कि वहाँ पे अगर कोई बंदा ट्रेड कर रहा है तो एक तो वो अगर बिकॉज ऑफ मार्केट वॉलेटाइल हुआ है तो वो M2M मैनेजमेंट में वो फंसता है, प्लस मार्जिन बढ़ जाता है तभी भी फंसता है। अपने यहाँ ये चैलेंज नहीं है। तो वहाँ पे उस दिन क्या हुआ कि अगर एक्शन ने ब्रोकर को बोला या ब्रोकर ने क्लाइंट को बोला कि भैया आप पोजीशन काटो, आपका मार्जिन शॉर्ट है, तो मान लो किसी ने 48 का बाय करके 45 का बेचा है या 48 का सेल करके 45 का बाय किया है, तो बाइंग उसका 10 में जाएगा और उसका जो शॉर्ट है वो 70 में कटेगा, तो वो वैसे ही मर जाएगा। तो ये सिचुएशन इंडिया में नहीं आ रही है आज तक। वो इंडिया का बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा, बिकॉज हम नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज है। तो ये एक सीरियसली बोलूँ ना तो आज वर्ल्ड के ट्रेडर्स हमको ऐसे देखते हैं कि ये एक प्लेस है जहाँ मैं कंफर्टेबली काम कर सकता हूँ, क्योंकि आज तक छोटी मोटी कितनी वॉलेटिलिटी हमने देखी है 10 साल में, पर एक भी बार अपने यहाँ ऐसा नहीं हुआ है कि बॉस कोई बायर ही नहीं है, कोई सेलर ही नहीं। तो ये हमने कमाया है, ये हमारे एक्शन ने या हमारी कंट्री ने ये चीज़ कमाई। सही बात है सर आपकी। सर ये जो 6 मेजर्स लिए हैं उसमें एक मेजर ये भी है कि एक्सपायरी पे दिन पे एक्सट्रीम लॉस मार्जिन 2% एडिशनल चार्ज करेंगे एक्सचेंजेस, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखो ये एक ये डिसीजन इसलिए लिया गया कि भाई कैसे भी करके ट्रेडिंग पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आए, या स्पेशली एक्सपायरी के दिन जो एक्सट्रीम काम हो रहा है वहाँ पे वो काम कम हो, एटलीस्ट सर्टन परसेंटेज कम हो। शायद यही वजह से ये चीज़ ली गई होगी, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। एक चीज़ यहाँ पे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि होता क्या है कि नॉर्मली लोग जो इन्वेस्टर्स जो इसमें काम करते हैं, जो कई बार प्रीमियम बाय करके ही काम करते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि वो पैसा चला जाता है। मान लो किसी ने 10 रुपये में पुट लिया है, कोई दूर का या कॉल कुछ भी, और कोई उस दिन मूवमेंट नहीं आ रही है और वो पैसा चला गया। तो ऐसा बहुत बार होता है। और बहुत प्रोफेशनल लोग हैं जो 10 रुपये में बेचते हैं और खड़े हैं, भाई स्टॉप लॉस लगा दिया है या खड़े, और अब तक कोई बड़ी इवेंट आई नहीं है, तो वो बंदा 10 रुपये घर ले जाता है, जो बंदा बाय करता है वो लॉस करता है। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि सभी को सोचनी चाहिए, स्पेशली रेगुलेटर और एक्सचेंज को, कि अभी होगा क्या कि जो बंदा 10 रुपये में कॉल या पुट बेच रहा था, उसकी जो फंडिंग कॉस्ट थी या वो जो पैसा लेके आ रहा था, वो पहले 10 लाख रुपया लेके आ रहा था और 10 रुपये में बेच रहा था। अभी उसको एक्सपायरी के दिन 10 की जगह 12 लाख रुपया लेके आना पड़ेगा और बाद में वो चीज़ बेचनी है। तो हो सकता है वो 10 रुपये का चीज़ अभी कल से 12 रुपये में बेचेगा एक्सपायरी के दिन, क्योंकि उसको 10 में नहीं पोसाएगा। तो ये भी हो सकता है कि जो बंदा बाय कर रहा है, जो 10 रुपया पे कर रहा था, उसको 12 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो उसका ये भी आ सकता है कि जो लोग अब तक पूरे साल में 10 लाख रुपया लॉस कर रहे थे, कल उसको 12 लाख रुपया लॉस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीमियम की कॉस्ट ही बढ़ गई। तो कई बार क्या होता है कि हमारा पर्पज़ ये होता है कि भाई इन्वेस्टर्स नुकसान नहीं करे या कम नुकसान करे, पर बिकॉज ऑफ आवर सर्टन स्टेप्स ये हो जाता है कि वो ज़्यादा लॉस करता है। तो ये भी एक पॉइंट है जो मुझे लगता है, मेरा सोच गलत भी हो सकती है, पर मेरा ये व्यू है कि ये एक पॉइंट है कि जहाँ पे जिससे कॉस्ट बढ़ने वाली है कम्युनिटी की या इन्वेस्टर्स की या ट्रेडर्स की या किसी की भी। तो ये देखो एक चीज़ बहुत क्लियर है, मैं पहले से बोलता हूँ, अभी भी बोलता हूँ, मेरे हाथ में क्या है, अपने को वही करना है, अपने हाथ में क्या है। तो ठीक है, हम जो है उसी को, क्योंकि हमारे हाथ में और कुछ है ही नहीं, पर जो चीज़ दिमाग में आती है हम शेयर करना चाहते हैं। और इंस्पाइट ऑफ ये होने के बाद भी देखो एक चीज़ बहुत क्लियर है कि लकीली हमारा जो स्ट्रक्चर है ना, ऐसा वर्ल्ड में कहीं नहीं है। आज पीक मार्जिन रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है जो इंट्राडे इंडिया में है। आज मैं कहीं कोई एक्सचेंज में गया था और मैंने बात किया कि हमारी कंट्री में ऐसा है कि हम अपने क्लाइंट्स को 1 भी रुपये का एक्स्ट्रा लिमिट नहीं दे सकते, इंट्राडे भी नहीं। तो वो एक्शन मानने को वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि वर्ल्ड में ऐसी भी प्लेस है जहाँ पे ब्रोकर अपने खुद के पैसे से, तो ये सीरियसली अपने लिए बहुत अच्छा है
स्पेशली ब्रोकर्स के लिए या बैंक्स के लिए या इन्वेस्टर्स की सेफ्टी के लिए। तो ये ऐसे बहुत से अच्छे स्टेप हमने लिए हैं। तो हो सकता है कि आज मेरी अक्ल लिमिटेड है तो मैं आज ये सोचता हूँ, हो सकता है कल ये अपने लिए बेटर भी हो। हाँ, सो जैसे हम हमेशा से कहते आए हैं कि कंप्लायंस इज लाइक अ मेडिसिन। या वो लेते वक्त हमको कड़वा लगता है बट ओवरऑल हेल्थ के लिए तो अच्छा ही है। सही बात है। तो सर साथ साथ में हमने देखा कि लास्ट 1 से 1.5 साल मार्केट का ऐसे गया है जिसमें बहुत सारी ग्लोबल इवेंट्स हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट कर रही है। जैसे मैं बताऊं, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैं, चाहे रशिया यूक्रेन हो या इजराइल ईरान के बीच में हो, हमास के बीच में हो, इंडिया चाइना बॉर्डर भी कन्फ्लिक्ट थोड़े थोड़े टाइम पे होता रहता है। उसके साथ साथ हमने फेड के मेजर्स में भी देखा हुआ है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे, अभी फेड का स्टैंड अलग हो रहा है और वो कम कर रहे हैं। तो ये वॉलेटिलिटी के चलते ट्रेडर्स को क्या ध्यान में रखना चाहिए? क्या ऐसा है कि भी मार्केट वॉलेटाइल हो तो भी ट्रेडर्स कमा ही सकता है या फिर लॉस होने के चांसेस है? आपकी सर 1-2 सेंटेंस में हमको राय दीजिएगा। देखो, कई बार क्या होता है कि ट्रेडर्स को, तो बहुत से ट्रेडर ऐसे हैं जो ऐसी स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं जिसको वॉलेटिलिटी पे अच्छा पैसा मिलता है। तो वो तो वेट कर रहा है कब वॉलेटिलिटी आए, वर्ल्ड में कहीं पे भी आए, इंडिया में आए या बाहर आए, उनको पैसा मिलेगा अगर उसने ढंग से वो हिसाब से काम किया है। तो वो उसकी स्ट्रेटेजी पे डिपेंड है कि वो क्या स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है। बहुत से लोग ऐसे भी काम करते हैं कि भाई नहीं, अगर मार्केट रेंज बाउंड रहा तो ही मुझे पैसा मिलेगा, तो वो नहीं चाहेगा कि वॉलेटिलिटी आए। पर एक चीज़ बहुत क्लियर है, हमारे चाहने से चीज़ें नहीं होती है। और हम ये वॉलेटिलिटी देख रहे हैं कि जो प्लान है, जैसे इलेक्शन हो गया, ये हो गया, ऐसी बहुत सी वॉलेटिलिटी है जो अनप्लान है, वो कभी भी आएगी। तब आप कैसे बचोगे? तो मुझे लगता है कि ट्रेडर्स को उसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए कि उस दिन मैं कैसे बचूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां आप खड़े रहोगे तो पैसा आएगा, बस आपको खड़ा रहना है। करेक्ट। एक चीज़ बहुत क्लियर है, ये ऐसा नहीं है कि T20 का मैच है कि भाई आप खड़े रहोगे तो आप हार जाओगे, यहाँ पे ऐसा नहीं है। हाँ, आपको बैलेंस करके काम करना है, पर सेम टाइम आपको टिकना तो है ही। तो आपका जो भी रिस्क, जो भी आपको लेना है, क्योंकि वॉलेटिलिटी आपको एक अच्छा एक आपको रेंज देती है, या वॉलेटिलिटी आपको एक डायरेक्शन देती है, वो डायरेक्शन पे आप अच्छे से काम कर सकते हो। हाँ, सो आपकी बात सर आपने बताई कि भाई मार्केट में हमको खड़े रहना है, पेशेंस रखना है, और पेशेंस हम तब भी रख पाएंगे जब हमारा रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग होगा। तो सर आपके गोल्डन वर्ड्स हम यहाँ पे हमारे ट्रेडर्स को बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड जब लाइव करेंगे। और तब तक के लिए सर थैंक यू वेरी मच। और भी हमने काफ़ी सारे एपिसोड डिज़ाइन कर लिए हैं, तो जल्दी आपका टाइम मांगेंगे। एंड टिल दैट टाइम थैंक यू वेरी मच सर। ओके, थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents.